बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 20, टाइटल है डीएनए और क्रोमोसोम्स। सबसे पहले इस चैप्टर को मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया गया। जैसे पहले पोर्शन में हम क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले पोर्शन में हम डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे अगले पोर्शन में जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे अगले पोर्शन में प्रोटीन कैसे बनती है जीन से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड है। तो सबसे पहला पोर्शन जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर उससे छोटा पार्ट डीएनए है, उससे छोटा पार्ट जीन है। यानी आप कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर को जब स्टडी करेंगे तो हम लार्ज पार्ट से स्मॉल पार्ट की तरफ जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स, सबसे पहले इसका नाम क्यों रखा गया क्रोमोसोम्स? नाम से जाहिर है, सोम बॉडी को कहा जाता है। सोम किसको कहा जाता है? बॉडी को कहा जाता है। और क्रोम कलर को कहा जाता है। तो ऐसी बॉडी जिनको कलर के ज़रिए से देखा जाए वो क्रोमोसोम कहलाती हैं, क्योंकि आमतौर पे स्टेनिंग, कलरिंग को हम कहते हैं स्टेनिंग। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये स्टेनिंग के बगैर नज़र नहीं आते, तो इस वजह से इनका नाम क्रोमोसोम रखा गया। तो बहरहाल क्रोमोसोम एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट अपीयर इन द सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त ही नज़र आते हैं, क्योंकि जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज है उसमें क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि वो क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। तो इसकी रीज़न भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में सेल डिवीजन के वक्त क्यों कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। तो डिस्कवर इनको किया था जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर। और इनको स्टडी कहाँ किया था? क्योंकि ये सेल डिवीजन के वक्त ही नज़र आते हैं, तो उसने सैलमेंडर लार्वा के जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर इसको स्टडी किया। और जब से ये डिस्कवर हुए फिर पता चला कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद वेरी करती है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें इसकी तादाद मुख्तलिफ होती है। पेनिसिलियम में इसकी तादाद जैसे 2 है, और फर्न्स में 1000 है, मॉस्किटो में 6 है, जो हनी बीज हैं उसमें 32 है, कॉर्न में 20 है, शुगर केन में 80 है, फ्रॉग में 26, माउस में 40, ह्यूमन में 46। अच्छा, ये बाद दफ़ा जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आमतौर पे क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, तो वो पेयर पूछ लेता है। जैसे हम कहते हैं पेनिसिलिन में 1 पेयर होगा, फर्न में 500 पेयर होंगे, मॉस्किटो में 3 पेयर होंगे, हनी बीज में 16 पेयर होंगे, कॉर्न में 10 पेयर होंगे, शुगर केन में 40 होंगे, फ्रॉग में 13 होंगे, माउस में 20 होंगे, और ह्यूमंस में 23 पेयर्स होंगे। तो जब भी इस तरह के एमसीक्यूज आए, ख़ासतौर पे वो चीज़ें जो पेयर की शक्ल में भी होती हैं और अनपेयर भी होती हैं, तो पहले आपने इस एमसीक्यूज को अच्छी तरह रीड आउट करना है कि पूछा क्या गया है। अगर पेयर पूछे गए हैं तो टोटल का हाफ कर लें, और अगर टोटल पूछा गया तो उसी हिसाब से देख लें। उसके बाद इम्पॉर्टेंस क्या है कि जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि एक बॉडी ने कैसे डेवलप होना और कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है। इस वजह से चूँकि क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास सारे क्रोमोसोम हैं तब वो नॉर्मल होगा। तो पोजेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम इज़ एसेंशियल। अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिस हो गया है या पूरा क्रोमोसोम मिस हो गया है, फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे जीन्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे। अब जाहिर बात है, अगर एक करैक्टर ख़राब हो तो उसके लिए हम डिजीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर काफ़ी सारे करैक्टर ख़राब हो जाएं तो सिंड्रोम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि मुकम्मल क्रोमोसोम्स या मुकम्मल क्रोमोसोम के एक बड़े हिस्से का मिस हो जाना, इसकी वजह से डिजीज़ नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं? सिंड्रोम होते हैं, कि काफ़ी सारी डिजीज़ आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मलिटी इकट्ठी हो जाती हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में। इवन बाज़ ऐसी आप कह सकते हैं सिंड्रोम ऐसे हैं, सीरियस कंसिक्वेंसेस जिसके नताइज बहुत मुहलिक होते हैं, और इवन डेथ भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सेल डिवीजन के वक्त ही नज़र क्यों आते। ये एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम कोई चीज़, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपने सामान की फोल्डिंग करते हैं, अपने सामान को पैक करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि सामान थोड़ा हो जाता है। थोड़ा होने से मुराद है कि सुकड़ जाता है,
और जितना ज़्यादा सामान छोटा होगा उतना ही आप कह सकते हैं ट्रैवलिंग के वक्त हमें आसानी होगी। तो इस वजह से हम पैकिंग करते हैं, और जिस वक्त सामान को इस्तेमाल करना हो तो पैकिंग को खोला जाता है, क्योंकि पैकिंग के अंदर चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं क्रोमेटिन, नेटवर्क, और दूसरे को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो जो दोनों हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्रोमोसोम भी, क्रोमेटिन, नेटवर्क भी। फ़र्क क्या है कि आमतौर पे जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होता है, और जब सेल डिवाइड करता है तो सेल जब डिवाइड करता है तो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल में होता है। दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन है, कि ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है, ये इसको आसान लफ्ज़ों में आप कहें कि ये अनपैक्ड है, और ये कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन है, कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन, या सादा लफ्ज़ों में कहें ये पैक्ड है। तो क्रोमोसोम्स पैकिंग वाली शक्ल है जेनेटिक मटेरियल की, और क्रोमेटिन नेटवर्क ओपन कॉन्फ़िगरेशन या अनपैक्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के वक्त चूंकि जेनेटिक मटेरियल ने एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करना है, तो जैसे हमारा एक रूल है कि ट्रैवलिंग के वक्त हम सामान को पैक करते हैं कि सामान छोटा हो जाए ताकि हमें ट्रैवलिंग में आसानी हो, तो सेल भी इस कॉन्सेप्ट को समझता है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को पैक करके अगले सेल में, ताकि जितना आप कह सकते हैं मटेरियल छोटा होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना उतना आसान होगा। लेकिन जब वो सेल एक नया बन जाता है फिर उसी मटेरियल को खोलकर उससे फिर फंक्शन परफॉर्म करवाए जाते हैं। यानी आप ये समझ लें कि क्रोमेटिन नेटवर्क नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, और ये कौन से स्टेज में होगा? डिवाइडिंग स्टेज में होगा, नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग स्टेज में। तो जब ये अनपैक जेनेटिक मटेरियल अनपैक होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करके फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जब इस जेनेटिक मटेरियल ने एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होना है तो वो किसकी शक्ल में होगा? क्रोमोसोम की शक्ल में। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल से इसको ड्रा कि जैसे ये खुला हुआ जेनेटिक मटेरियल, ये आप कह सकते क्रोमेटिन नेटवर्क है, जब इसकी फोल्डिंग हो जाए तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमोसोम है। इसका फ़ायदा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आसानी से होगी, इसका फ़ायदा ये है कि फंक्शनिंग आसानी से होगी। अब आपने एक बात समझनी है कि जब ये फोल्डिंग हो रही होती है तो बाद जगह फोल्डिंग इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाती, ऐसे। यानी यहाँ टाइट फोल्डिंग हुई है, सपोज यहाँ टाइट फोल्डिंग। अच्छा, जब हम इस स्ट्रक्चर को सिंपली ड्रा करते हैं तो हमें बाद दफ़ा फिर इस तरह नज़र आता है स्ट्रक्चर। सपोज इस केस में हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ टाइट फोल्डिंग हुई है, यहाँ टाइट फोल्डिंग हुई है। जब ये पैकिंग हो रही होती है तो बाद जगह बहुत ज़्यादा टाइट फोल्डिंग होती है। अब जब इस क्रोमोसोम इस तरह का डिवेल्प होता है तो जो जगह बहुत ही ज़्यादा टाइटली फोल्ड होती है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। उसको क्या कहा जाता है? कंस्ट्रिक्शन। और बाकी हिस्से को हम कहते हैं आर्म्स। बाकी हिस्से को आर्म्स कहते हैं। अब हमारे पास, इसको मैं अरेज कर देता हूं। अब यहां मैंने दो कंस्ट्रिक्शन ड्रा की, एक को हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, एक को हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में क्या फर्क है? अच्छा, क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन लोकेटेड होता है कंस्ट्रिक्शन वाले रीजन में, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये किसी एक में लोकेटेड होगा। ये वो रीजन है कि जब सेल डिवाइड करेगा और जो स्पिंडल फाइबर हैं वो इस रीजन के साथ अटैच होते हैं।
यानी स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट के लिए ये रीजन मौजूद होता है। तो ये इस कंस्ट्रिक्शन पर भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, दोनों पे इकट्ठा नहीं होगा, एक पे होगा। हमारे पास वो कंस्ट्रिक्शन जिसके पास काइनेटोकोर मौजूद हो वो सेंट्रोमियर कहलाता है, यह इसका दूसरा नाम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो। और उसके अलावा अगर क्रोमोसोम की अलोंग द लेंथ कोई और जगह आप कह सकते हैं ज़्यादा फोल्डेड हो तो उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं क्रोमोसोम में आर्म्स भी होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर भी होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हमेशा उस कंस्ट्रिक्शन को, अब ये पॉसिबल है कि ये प्राइमरी हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता है, ये प्राइमरी हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता है। मे भी पॉसिबल है कि जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है वो टिप पर मौजूद हो, यानी सेंट्रोमियर टिप पर मौजूद हो। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स की उस जगह को कहा जाता है जहां स्पिंडल फाइबर ने ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अटैच होना है। और वजह क्या है, क्योंकि उस रीजन पे काइनेटोकोर रीजन होता है। काइनेटोकोर एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जहां जो स्पिंडल फाइबर को अट्रैक्ट करती है। और मे भी पॉसिबल हो कि ये सिर्फ एक ही हो सकता है, जैसे आमतौर पे नॉर्मल क्रोमोसोम में हम एक ही ड्रा करते हैं। अच्छा, आमतौर पे जब पेरेंट्स से क्रोमोसोम आ रहे होते हैं वो इस शक्ल में होते हैं, लेकिन जब इस सेल ने आगे क्रोमोसोम भेजने हैं तो ये अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाता है। यानी ये क्रोमोसोम था, ये उसकी कॉपी बन गई। तो कॉपी ऑफ क्रोमोसोम को क्रोमेटिड कहा जाता है। कॉपी ऑफ क्रोमोसोम वो क्रोमेटिड कहलाती है। कॉपी ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड कहलाती है। यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, अब इसकी दो कॉपीज़ हैं, एक ये कॉपी है, एक ये कॉपी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास, सपोज मैं कहता हूँ कि बायो का चैप्टर 4 हो। अब ये फोटोकॉपियर के पास लेके गया, उसने इसकी दो कॉपीज़ बना दी, A1 और A2। ठीक है, अब चैप्टर 1 है और कॉपीज़ कितनी है, 2। तो ये जो कॉपीज़ हैं ये क्रोमेटिड्स कहलाएंगे और चैप्टर का जो टाइटल है वो क्रोमोसोम कहलाएगा। जैसे हम इसको भी सिंगल सपोज मैं कहता हूँ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसको भी सिंगल क्रोमोसोम कहेंगे और इसको भी सिंगल क्रोमोसोम ही कहेंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये हमारे पास पहले एक क्रोमोसोम था, एक कॉपी थी। अब एक क्रोमोसोम है, दो कॉपी। जिस तरह चैप्टर नंबर 4 एक चैप्टर है, दो कॉपीज़। अगर सपोज एक ही कॉपी होती उसको हम A1 कहते, दो कॉपीज़ हमने बना दी तो ये चैप्टर 1 है, दो कॉपीज़ हैं। तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो क्रोमोसोम यही है, इसको क्रोमेटिड भी कह सकते हो, यानी एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड। लेकिन जब ये डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट से मुराद जब सेल डिवीजन होती है तो हमेशा जो क्रोमोसोम होता है वो अपनी कॉपी बनाता है ताकि अगले सेल में उसको इक्वली ट्रांसफ़र किया जाए। अब यहाँ क्रोमोसोम एक ही है लेकिन उसकी क्या है, दो कॉपीज़ हैं। तो ये क्रोमेटिड और अच्छा, वो क्रोमेटिड्स जो एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच हों उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन एक क्रोमोसोम दूसरे के लिहाज से क्या बनेगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रखता होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में जो मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल होती हैं, आर्म्स क्या है, कंस्ट्रिक्शन क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है, क्रोमेटिड्स क्या है। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में फ़र्क ये है कि क्रोमोसोम की जो कॉपीज़ बनती हैं उनको क्रोमेटिड कहा जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी हम किसी चीज़ की टाइप्स बनाते हैं या उसको क्लासीफाई करते हैं तो हमें सबसे पहले बेस देखना पड़ता है, हम किस बेस पे उसको क्लासीफाई करें। तो चूँकि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो अपीयरेंस के लिहाज से, प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें अगर हों तो उनको क्लासीफाई करने के लिए फिर बेसिस भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बिहाफ पे भी आप
क्रोमोसोम को क्लासीफाई कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के बिहाफ पे भी, क्रोमोसोम के साइज़ के बिहाफ पे भी, रिलेटिव लेंथ ऑफ आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर के सेंट्रोमियर में के इर्द गिर्द जो आर्म्स हैं उनकी क्या लेंथ है, एक छोटा है, बड़ा है, दोनों बराबर हैं या बिल्कुल नहीं है एक तरफ। तो ये सारी चीज़ें, पोजीशन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रीजन के किस किस रीजन में कंस्ट्रिक्शन हुई है। तो ये हमारे बाद में एक होता है, बाद में दो होते हैं, बाद में तीन भी हो सकते हैं, लेकिन दो जो एक सेंट्रोमियर के अलावा बाकी जितने भी होते हैं उसके लिए हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म के पास किस शेप के, किस साइज़ के, किस लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, कौन सी स्टेनिंग प्रॉपर्टी रखने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म जिस जिस किस्म के क्रोमोसोम रखता है उन सारों को अगर हम इकट्ठा स्टडी करें तो उस ऑर्गेनिज्म की कार्योटाइप बन जाती है। कार्यो न्यूक्लियस को कहा जाता है टाइप, यानी एक ऑर्गेनिज्म के पास किस किस्म का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यानी किस किस्म के क्रोमोसोम हैं, यानी उनका साइज़ क्या है, उनकी शेप क्या है, उनकी तादाद कितनी है, इन सारी बातों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कार्योटाइप। तो पार्टिकुलर अरे दैट ऑर्गेनिज्म पोजेस, तो एक मखसूस किस्म के क्रोमोसोम का मजमूआ जो एक ऑर्गेनिज्म रखता है तो उसको उस ऑर्गेनिज्म की कार्योटाइप कहलाते हैं। तो ये स्पीशी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्रोमोसोम का, एक स्पीशी के क्रोमोसोम दूसरी स्पीशी के क्रोमोसोम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन इवन इंडिविजुअल सेम स्पीशी के वो भी डिफरेंट कार्योटाइप रख सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो एमंग द स्पीशी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा और एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी जो डिफरेंस है वो थोड़ा माइनर होगा। तो आपकी बुक में जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को जिस बुनियाद पे किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ 4 किस्म के क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर वो सेंटर में होता है और दोनों आर्म्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम शेप के लिहाज से बात करें तो मेटासेंट्रिक की आमतौर पे शेप वी शेप होती है, और अगर ह्यूमंस की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 और 3 या मेटासेंट्रिक होते हैं, यानी एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं। सब मेटासेंट्रिक में अगर हम बात करें तो सेंटर तो इस क्रोमोसोम का ऑलमोस्ट यहाँ बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा सेंटर से हटके है, तो स्लाइड ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर, कि जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर से थोड़ा सा हटके है। तो इसमें जो आर्म्स की सिमेट्री है वो नहीं रहती, एक तरफ आर्म छोटा हो जाता है, एक तरफ आर्म बड़ा हो जाता है। और इसकी अगर हम शेप लिखें तो ये आमतौर पे एल शेप होता है। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक में किनारे के करीब होता है, तो सेंट्रोमियर नियर द एंड, और यहाँ सिमेट्री थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि एक बहुत छोटा हो जाता है, एक बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें तो ये होता है ना कि एक यानी छोटा तो होता है लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं होता, फिर भी थोड़ी बहुत, यानी ये स्लाइटली एसिमेट्रिकल आर्म रखते हैं और ये ग्रेटर एसिमेट्रिकल आर्म रखते हैं, और इसकी जो शेप है वो जे शेप आमतौर पे कंसिडर की जाती है। और टीलोसेंट्रिक में तो एक तरफ आर्म होता नहीं है, वो सेंट्रोमियर होता है और दूसरी तरफ आर्म कंप्लीट होता है, तो क्योंकि सेंट्रोमियर एट द एंड होता है और इसकी शेप आई शेप होती है। और इंसान के अंदर कोई भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता। एक्रोसेंट्रिक की एग्जाम्पल 13 और 15 क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक की एग्जांपल 4 और 12 है। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, या ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हो सकती है कि ये वी शेप है, ये एल शेप है, ये जे शेप है, ये आई शेप है। आमतौर पे जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क से जब क्रोमोसोम पैकिंग के बाद बनाया जाता है तो ये जो पैकिंग स्टार्ट होती है मियोसिस या माइटोसिस लगा लें प्रोफेज फेज में, क्योंकि माइटोसिस हो या मियोसिस उनके 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। तो स्टार्ट कहाँ होती है, प्रोफेज में, और एंड कहाँ होती है, एनाफेज में। यानी जब पैकिंग कंप्लीट हो जाती है फिर क्रोमोसोम की वाज़ेह शक्ल नज़र आती है। तो इस वजह से जब भी हम बात करते हैं कि ये जो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम है ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं क्लियरली विजिबल होती हैं एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, कि जब सेल डिवीजन के वक्त जो एनाफेज की फेज़ है, क्योंकि उस वक्त पैकिंग कंप्लीट हो जाती है और पैकिंग कंप्लीट होने के बाद ये शेप प्रॉपरली नज़र आ रही होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम कौन सी स्टेज सेल डिवीजन की है जिसमें अचीव होती है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन है, इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया और उसके बाद इसकी टाइप्स हमने डिस्कस की। आज के लिए ही इतना ही। अल्लाह हाफिज़।